नमस्कार। हम लोग आज इस कोरोना की महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और हमारा पूरा देश इस लॉकडाउन की अवस्था में है, तो हम सभी का एक दायित्व है कि हम अपने समय का बेहतर सदुपयोग करते हुए कैसे अपने संसाधनों को और बेहतर तरीके से समाज और राष्ट्र के निर्माण में उसका योगदान कर सकें। इसी क्रम में एक छोटा सा प्रयास कि हम अपने विषय से संबंधित या जो भी हम अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं उसको एक दूसरे के साथ साझा कर सकें, इस उद्देश्य को लेकर के हम आज एक राजनीति विज्ञान के विषय जो कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उस पर बात करेंगे, जो कि छात्रों के लाभान्वित हो सके। हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की जब हम बात करते हैं और इस चिंतन में जब राज्य की अवधारणा की बात करते हैं, यद्यपि कि हम प्लेटो, अरस्तु उसका चिंतन पाश्चात्य राजनीति के आधार में रहा है, लेकिन जब राज्य की बात करते हैं तो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के इस हम विषय की परिचर्चा में सामाजिक अनुबंध की बात करेंगे। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। हम ये जानते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय के केंद्र में है और राजनीति विज्ञानियों और चिंतकों के हमेशा ये चिंतन धारा में रहा है कि राज्य की इस अवधारणा को कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए, या यूं कह लें कि राज्य का अस्तित्व क्यों हुआ, या मानवीय सभ्यता जब विकसित हुई होगी तो क्यों इस राज्य रूपी संरचना का निर्माण किया होगा, या इस तरह की और जो भी हमने कृत्रिम संरचनाएं बनाई हैं वो कृत्रिम संरचनाएं किन कारणों से अस्तित्व में आई होंगी, इसको लेकर के राजनीति विज्ञानियों की अपनी एक सोचने की दृष्टि रही है और अलग अलग नजरिए से अलग अलग तरीके से चीजों को सोचा गया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक सिद्धांत हमें देखने को मिलता है पाश्चात्य जगत में वो है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। यद्यपि कि जब सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं तो प्राच्य सिद्धांत में भी सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत देखने को मिलता है, जिसमें कि राज्य या अन्य जो मनुष्य निर्मित कृत्रिम संस्थाएं और संरचनाएं हैं वो एक अनुबंध के माध्यम से अस्तित्व में आई हैं। विशेष तौर पर यदि हम प्राच्य चिंतन के भी सामाजिक अनुबंध के उन साहित्यों का जिक्र करें तो दीर्घ निकाय जो कि एक बुद्धिस्ट साहित्य है, बुद्धकालीन साहित्य है, उसमें भी सामाजिक अनुबंध का जिक्र होता है। कौटिल्य के भी चिंतन में हम सामाजिक अनुबंध की अवधारणा को पा सकते हैं। लेकिन जब हम इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में और विषय की इस आधुनिक अवधारणा में जब सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये पाश्चात्य जगत या पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की जो ये अवधारणा है ये महत्वपूर्ण है। और इस अवधारणा में भी जो सबसे पहले जिस चिंतक ने इस सामाजिक अनुबंध के अवधारणा की बात की उसमें थॉमस हॉब्स का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की बात करेंगे। थॉमस हॉब्स जो कि ब्रिटेन या इंग्लैंड का एक चिंतक था, 16वीं शताब्दी का इसका कालक्रम है और निश्चित तौर पे हम सभी समाज विज्ञानी या मानव विज्ञान के जो अध्येता हैं वो ये जानते हैं, समझ सकते हैं कि किसी भी चिंतन पर उसके आसपास के परिवेश, उसके समाज का बहुत गहरा असर होता है। वो किन परिस्थितियों में रहता है, किस तरह के पारिवारिक परिवेश में रह रहा है, किस प्रकार के सामाजिक परिवेश में रह रहा है और किस प्रकार का उसका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, ये सभी समग्र रूप से उसकी चिंतन धारा को प्रभावित करते हैं। निश्चित तौर पर थॉमस हॉब्स के भी चिंतन में इन सारी परिस्थितियों का एक प्रभाव देखने को मिलता है।
ये कहना ज्यादा समीचीन होगा कि उस समय इंग्लैंड की जो परिस्थितियां थी और जो हॉब्स के आसपास की जो परिस्थितियां थी, उसने इसकी चिंतन की धारा को न सिर्फ प्रभावित किया बल्कि पूरी तरह से एक आधार प्रदान किया। तो जब हम थॉमस हॉब्स, जो कि जिसको कि हम एक तार्किक चिंतक भी कहते हैं, इसकी चिंतन धारा में तर्क ज्यादा दिखाई देता है। ये एक लॉजिकल थिंकर है और इसको थोड़ा और जब हम सामान्य जन की भाषा में, सामान्य जन के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो हम पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं। तो सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतकारों ने उस परिकल्पना की बात की, जैसे हम पिक्चर्स में फ्लैशबैक में जाते हैं, अपने पीछे के समय को जो चलचित्र में दिखाया जाता है, उसी तरह से सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतकार भी, चूंकि वो राज्य या अन्य कृत्रिम संस्थाएं कैसे अस्तित्व में आई इसकी बात करते हैं, तो वो उस सीमा तक जाते हैं जब मनुष्य के द्वारा किसी भी प्रकार की कृत्रिम संरचना का निर्माण नहीं किया गया होगा। और वो अवस्था, वो कुछ अवस्थाओं की बात करते हैं जिसको कि जब मनुष्य के द्वारा कोई कृत्रिम संरचना या संस्था नहीं बनी होगी, उसको वह प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर के रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरा, ये अब स्टेट ऑफ नेचर या प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी, ये विश्लेषित करने के लिए वह मनुष्य के स्वभाव पर बल देते हैं कि मनुष्य का जैसा स्वभाव होगा वह प्राकृतिक अवस्था भी वैसी ही रहेगी। और ये सिद्धांतकार मानते हैं कि कमोवेश मनुष्य का स्वभाव लगभग एक सा है। जब हम थॉमस हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के चिंतन की बात करते हैं, जो विशेष तौर पे इसकी पुस्तक लेवियाथन में देखने को मिलती है, इसने दूसरी पुस्तक डी सीवे लिखी थी। दो पुस्तकें इसकी महत्वपूर्ण हैं, लेवियाथन और डी सीवे। तो और जैसा कि मैंने कहा था कि हॉब्स मनुष्य के स्वभाव का विश्लेषण करता है और वो तार्किक चिंतक है, और आसपास की परिस्थितियां या उसका सामाजिक परिवेश उसके व्यवहार को या उसके चिंतन धारा को प्रभावित करता है। तो उस समय इंग्लैंड में राजशाही और संसद के बीच का जो द्वंद्व चल रहा था, एक अराजक स्थिति दिखाई दे रही थी। लोगों के बीच में जो अविश्वास था, जो एक वैमनस्य दिखाई दे रहा था, एक असुरक्षा का जो भाव दिखाई दे रहा था, इस भाव ने हॉब्स को मानव स्वभाव का जो विश्लेषण करने के लिए जिस दिशा में मोड़ा, वो मानव स्वभाव को स्वार्थी, ईर्ष्यालु, और झगड़ालू मानता है। यानी मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, ईर्ष्या रखता है और झगड़ा करता है। और ये क्यों कर रहा है? दूसरा, वह अपने स्वभाव कारण जब एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो वह एक असुरक्षा के भाव से भी ग्रसित है। असुरक्षा, ये जो असुरक्षा है, ये जो डर है मनुष्य का, वो उसे और भी ज्यादा
शक्ति के लिए प्रेरित करता है, वो अपने आप को सुरक्षित करने के प्रयास में लग जाता है। यह प्रयास निरंतर और असुरक्षा को जन्म देता है, क्योंकि हॉब्स ये मानता है कि इस प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य है लगभग सभी अपनी शारीरिक क्षमताओं में और अपनी मानसिक क्षमताओं में, दोनों क्षमताओं में बराबर है। और जब दोनों क्षमताओं में मनुष्य बराबर है और इस असुरक्षा के भाव से ग्रसित है, तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए झगड़ालू भी है, ईर्ष्यालु भी है और स्वार्थी भी है, तो वह संघर्ष करता है, वह आपस में द्वंद्व करता है। और इस द्वंद्व के कारण निरंतर और अपने आप को सुरक्षित करने की बजाय वह अपने आप को और ज्यादा असुरक्षित करता है। दूसरा, इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य रहते हुए प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों के साथ व्यक्ति का अस्तित्व है। और ये प्राकृतिक अधिकार हॉब्स कहता है कि व्यक्ति के जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार जो है व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। और जब व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए उसके पास एक नैसर्गिक अधिकार है कि वह अपनी सुरक्षा कर सके, या वह अपनी सुरक्षा के निमित्त जो भी प्रयास करना चाहे वो करे। और इस कारण से ये जब नैसर्गिक अधिकार उसको मिला हुआ है और मनुष्य अपनी क्षमताओं में बराबर है, स्वभाव से वह ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, स्वार्थी है, तो वह एक दूसरे के साथ संघर्ष करता है, एक दूसरे के साथ द्वंद्व करता है, एक दूसरे के साथ युद्ध करता है। और इस युद्ध की परिणति यह होती है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वह एकाकी, दीनहीन, पाशविक, घृणित और क्षणभंगुर हो जाती है। प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक कानूनों के नियम से संचालित होती है। प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन को जीता है, वह स्वतंत्र है, वह अपने ऊपर शासन करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति रेशनल तो है, विवेकशील तो है, लेकिन उसको ये स्वार्थ और ये ईर्ष्या और तमाम जो ये प्राकृतिक अवस्था के जो अवगुण हैं उसे संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं। तो निरंतर वह अपने इस असुरक्षा के भाव से संघर्ष करने के बाद भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता, या अपने आप को असुरक्षा से सुरक्षा की तरफ नहीं ले जा पाता। इस स्थिति में जो प्राकृतिक अवस्था है वह प्राकृतिक अवस्था एकाकी, दीनहीन, पाशविक, घृणित और क्षणभंगुर हो जाती है। ये सब अपने आप में ही अपने आप को व्यक्त करते हैं। क्योंकि मनुष्य एक दूसरे से संघर्ष कर रहा है तो निश्चित तौर पे एकाकी है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी स्थिति दीनहीन है, पशुवत व्यवहार करता है, जानवरों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए वो पाशविक अवस्था है। घृणित है क्योंकि निश्चित तौर पे जो संघर्ष की अवस्था होगी वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, सम्मानजनक नहीं है, सभ्य नहीं है, इसलिए वो घृणित है। और चूंकि यद्यपि कि सभी मनुष्य अपनी क्षमताओं में बराबर हैं, लेकिन इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपने इस असुरक्षा के भाव के कारण जब एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं तो वह किसी को भी किसी क्षण नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके जीवन का अंत कर सकते हैं, या जीवन का अंत नहीं भी करें तो किसी भी प्रकार का उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी जीवन की क्षणभंगुरता वहां दिखाई देती है वो मनुष्य की असुरक्षा में। तो इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था जो है वह एकाकी, दीनहीन, पाशविक, घृणित और क्षणभंगुर, सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिस एंड शॉर्ट, इन अवस्थाओं में प्राकृतिक अवस्था है। अब इस अवस्था में संघर्ष करने के बाद भी व्यक्ति अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा है। तो चूंकि मनुष्य एक विवेकशील करता है, तो इस विवेकशील करता होने के नाते हॉब्स कहता है कि एक स्थिति ऐसी आएगी जब मनुष्य अपनी इन अवस्थाओं से, इन परिस्थितियों से
चुका होगा, और उस स्थिति में प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग जो कि संघर्ष कर रहे हैं, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं, द्वंद्व कर रहे हैं और अपनी असुरक्षा के बोध को बढ़ा रहे हैं, असुरक्षा के भाव को बढ़ा रहे हैं, तो यहां पर, और उसके बाद भी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, संघर्ष के बाद भी उनका जीवन निरंतर खतरे में है, तो यहां पर वो एक समझौता करेंगे, एक अनुबंध करेंगे, जिस अनुबंध की बात कह रहे हैं, सामाजिक अनुबंध। और इस अनुबंध के द्वारा कॉमनवेल्थ, या जिसको कह रहे हैं कि समाज और राज्य का निर्माण होगा। यहां इस प्राकृतिक अवस्था की कमियों को दूर करने के लिए हॉब्स कहता है कि व्यक्ति यह सामाजिक अनुबंध करेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी अनुबंध या समझौते में कुछ शर्त होती है, कुछ निश्चित शर्तें होती हैं, और इन शर्तों के आधार पर ही कोई भी अनुबंध किया जाता है। तो यहां पर हॉब्स ये कहता है कि व्यक्ति अपनी इन परिस्थितियों से परेशान होकर के इस शर्त के साथ समझौता किया होगा। वो शर्त क्या होगी? तो वो शर्त ये होगी कि व्यक्ति ने ये कहा होगा कि मैं अपने शासन करने के गुण को इस शर्त के साथ इस व्यक्ति या समुदाय को सौंपता हूं कि तुम भी, यानी समाज में रहने वाले अन्य लोग भी अपने शासन करने के गुण को उस व्यक्ति को सौंप देंगे। यानी अभी तक जो व्यक्ति स्वयं पर शासन कर रहा था, यानी वो स्वतंत्र था, वह अपने शासन करने के गुण को, यानी अपनी स्वतंत्रता को किसी निश्चित व्यक्ति या समुदाय को सौंप देंगे। और वो तभी सौंप रहे हैं जब दूसरा सौंप रहा है। वो तब तक नहीं सौंप रहे हैं अपनी स्वतंत्रता के गुण को, अपने शासन करने के गुण को, कि जब तक उस समाज में रहने वाला दूसरा व्यक्ति भी अपने उस गुण को नहीं सौंप रहा है। तो निश्चित तौर पर जब सभी एक दूसरे के उस गुण को सौंप दे रहे हैं, तो एक उनसे भिन्न एक अलग संस्था या संरचना बन रही है। यहां यह महत्वपूर्ण है और स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस अनुबंध के बाद जो स्थिति बनेगी, जिसको कि वो कॉमनवेल्थ या सरकार या समाज या राज्य जो कह रहा है, वह इस अनुबंध का हिस्सा नहीं है। यानी जो अनुबंध के बाद की जो परिणति है, जो परिणाम है, वह उस अनुबंध का हिस्सा नहीं है जो कि राज्य है। क्योंकि दूसरा उसका तर्क यह है, वह चूंकि तार्किक चिंतक है, यदि वह राज्य सरकार भी यदि उसका हिस्सा हो जाएगी तो वह भी अपने शासन करने के गुण को सौंप देगी, क्योंकि अनुबंध की यह शर्त ही है कि मैं अपने शासन करने के गुण को इस शर्त के साथ इस व्यक्ति या इस समुदाय को सौंप रहा हूं कि तुम भी अपने शासन करने के गुण को इस व्यक्ति या समुदाय को सौंप दोगे। तो निश्चित तौर पर यहां पर एक अनुबंध हो रहा है, और इस अनुबंध के द्वारा व्यक्ति ने अपने शासन करने के गुण को या अपनी स्वतंत्रता को क्या किया है, किसी अन्य को सौंप दिया है। और ये जो अन्य है, जो कि हम राज्य और समाज के रूप में जो बन रहा है, ये इस अनुबंध का हिस्सा नहीं है। यानी वो शासन करने के लिए भी स्वतंत्र है। वह एक लेवियाथन, जो कि समुद्री जीव का प्रतीक है, एक शक्ति का प्रतीक है, वो कह रहा है कि लेवियाथन के रूप में सर्वशक्तिशाली होगा, और वह जो शासन करेगा उसकी जो सभी की जो सामूहिक संप्रभुता है, वह उस व्यक्ति में निवास करेगी या उस समुदाय में निवास करेगी, उस लोगों के समूह में निवास करेगी जो कि शासन करने के लिए उत्तरदायी होगा। और जो वह आदेश देगा, संप्रभु का आदेश ही कानून होगा। जो उसकी आदेशात्मक क्षमता होगी वही कानून होगा, और इस आधार पर वह सभी को एक निश्चित व्यवस्था में ले आएगा और एक सामाजिक व्यवस्था, एक राज्य की व्यवस्था बनेगी। यहां महत्वपूर्ण यह है कि यहां हॉब्स सिर्फ एक ही अनुबंध की बात करता है, और इस अनुबंध के द्वारा समाज और राज्य दोनों का निर्माण हो रहा है। यहां पर किसी अन्य अनुबंध की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक अनुबंध की बात हो रही है, जिस अनुबंध के द्वारा समाज और राज्य की उन्नति दे रहा है।
और इसीलिए हॉब्स ये कहता है कि इस अनुबंध के होने के बाद किसी भी दशा में व्यक्ति को इस अनुबंध से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, यानी उस अनुबंध से बाहर नहीं हो सकता, उसके प्रति विरोध या विद्रोह की अनुमति हॉब्स नहीं देता। वो कहता है कि इसके पीछे एक दूसरा जो तार्किक कारण है वो है कि यदि वो विद्रोह या विरोध करता है तो वह पुनः उसी प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा। अनुबंध से बाहर जाने पर वह उस प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा जो कि एकाकी होगा, दीनहीन होगा, पार्श्विक होगा, घृणित होगा और क्षणभंगुर होगा। इसलिए वह किसी भी रूप में इस अनुबंध से बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है। यहां जो राज्य बनेगा वह एक सर्वशक्तिशाली राज्य की बात करता है। उसकी जो संप्रभुता है वह निरंकुश है, निरंकुश संप्रभुता की वकालत करता है। वह सर्वशक्तिशाली राज्य की बात करता है और किसी भी रूप में वह राज्य के आदेश को मानने के लिए सभी बाध्य होंगे। वह यदि हम उसके व्यक्तिवादी स्वरूप की तरफ जाएं तो हॉब्स ये कहता है कि कोई भी राज्य कितना भी बुरा होगा तो वह उसके यदि प्राकृतिक अधिकार यानी जीवन जीने के अधिकार का संरक्षण करता है तो वह उस प्राकृतिक अवस्था से बेहतर अवस्था में होगा। इसलिए अपेक्षाकृत जब बेहतर अवस्था है तो उस व्यक्ति को या उसमें रहने वाले लोगों को उस अनुबंध से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये राज्य का दायित्व होगा कि उसमें एक समुचित व्यवस्था की स्थापना करे और जैसा उसे उचित लगे उस प्रकार की वो व्यवस्था जो है वह संचालित करे। और इस प्रकार से एक सर्वशक्तिशाली राज्य एक निरंकुश राज्य की वकालत करता है, या यूं कह लें कि निरंकुश संप्रभुता की वकालत करता है। निरंकुश जो संप्रभुता की बात करता है जिसकी संप्रभुता पे किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। और इन आधारों पर इस अनुबंध की बात करता है और इसी आधार पर, इस परिकल्पना के आधार पर जो वो एक चित्रण प्रस्तुत करता है, इस परिकल्पना के आधार पर कहता है कि राज्य इन्हीं स्थितियों में अस्तित्व में आई होगी, या राज्य की जो संरचना जो है या राज्य अपने जो इस स्वरूप में दिखाई दे रहा है, शायद ऐसी कुछ परिस्थितियां रही होंगी जब राज्य अपने अस्तित्व में आया होगा। और इन आधारों के आधार पर, इन सिद्धांतों के आधार पर, इस चित्रण के आधार पर हॉब्स जो उस समय इंग्लैंड में जो संसद और राजशाही के बीच में जो संघर्ष या द्वंद्व चल रहा है वहां पर वह राजतंत्र का समर्थन करता है, क्योंकि राजतंत्र एक निरंकुश संप्रभुता का एक तरह से प्रतीक है, या राजतंत्रात्मक व्यवस्था पे किसी भी प्रकार का अन्य नियंत्रण नहीं होता है और सर्वाधिक स्पष्ट रूप में जो संप्रभुता निरंकुश रूप में जो निवास करती है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में निवास करती है। और इस आधार पर हॉब्स इंग्लैंड में उस संसद की अपेक्षा उस राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन करता है, उसकी वकालत करता है और कहता है कि किसी भी अवस्था में व्यक्ति को इसके प्रति विरोध या विद्रोह की अनुमति नहीं होगी। और इस प्रकार से राज्य अपने अस्तित्व में आता है इस अनुबंध के द्वारा, और राज्य इसी प्रकार से अन्य कृत्रिम संस्थाएं भी बनती हैं। और अनुबंध जो है वह एक ही अनुबंध होता है और व्यक्ति उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। निरंकुश संप्रभुता की बात करता है, उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है वह एकाकी, दीनहीन, घृणित और क्षणभंगुर है। जिस प्राकृतिक अधिकार की बात करता है उसमें व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। वह प्राकृतिक कानूनों संचालित होता है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र है। वह अपने आप की स्वतंत्रता प्राकृतिक अवस्था में पाता है और चूंकि वह अपनी इस असुरक्षा के भाव को दूर नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य अपनी क्षमताओं में बराबर होते हैं, इसलिए वह इन कमियों को दूर करने के लिए, प्राकृतिक अवस्था की इस कमी को दूर करने के लिए एक नई व्यवस्था का निर्माण करते हैं। एक अनुबंध के द्वारा एक नई व्यवस्था बनाते हैं जो कि राज्य और समाज है। और चूंकि राज्य और समाज जो उस अनुबंध का परिणाम है न कि अनुबंध का हिस्सा, वह उस अनुबंध या समझौते का हिस्सा न होकर के अनुबंध का परिणाम है, इसलिए उसको शासन करने का अधिकार है, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों को शासन करने का या उनकी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। जो राज्य या जो नियम, जो संप्रभु का आदेश होगा वही कानून होगा और सभी उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। इस प्रकार से वह निरंकुश संप्रभुता की बात करता है और राज्य की अवधारणा को बताता है कि कैसे अस्तित्व में आएगी। तो आशा है कि आप थोड़ा बहुत इसमें इन चीजों को मैं आपको समझा पाने में सफल रहा हूँगा। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।